केंद्र की सरकार ने पिछले दिनों लेटरल एंट्री से 9 लोगों को डायरेक्ट ज्वाइंट सेक्रेटरी लगाया और उसमें किसी भी SC, ST, OBC माइनॉरिटी के व्यक्ति को स्थान नहीं किया। और अब फिर 30 पोस्ट फिर से लेटरल एंट्री से भरने जा रहे हैं। पिछले दिनों कुछ डायरेक्टर्स भी लगाए और डायरेक्टर्स लगाने की भी प्लानिंग चल रही है। और इस लेटरल एंट्री में जो युवा कई साल तक मेहनत करता है, सोचता है कि मैं मेहनत करके सिविल सर्विसेज क्वालिफाई करके IAS बनूंगा, या जो IAS बन चुका है वो उम्मीद करता है कि मैं ज्वाइंट सेक्रेटरी बनूंगा, तो ये जो लेटरल एंट्री में भर्ती डायरेक्ट जो हो रही है, इसमें देश के सभी पढ़ने लिखने वाले और सभी मेहनती लोगों को का हक अधिकार मिल रहा है। और इसमें SC, ST, OBC और माइनॉरिटीज के लोगों को पूरी तरीके से इग्नोर किया जा रहा है। तो इस तरीके से हमारे लोगों का हक अधिकार मारने की एक साजिश है। और इस साजिश के खिलाफ हम लोग 16 तारीख को कल सुबह 10 बजे जंतर मंतर पर संवैधानिक तरीके से, शांतिपूर्वक तरीके से अपना आंदोलन करेंगे, प्रदर्शन करेंगे और केंद्र सरकार को ज्ञापन देके मांग करेंगे कि वो लेटरल एंट्री को तुरंत बंद करे। और वो लोग एक बहाना लगाते हैं कि उनको टेक्नोक्रेट्स चाहिए। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि टेक्नोक्रेट्स तो भारत सरकार में और स्टेट गवर्नमेंट्स में हर जगह ऑलरेडी हैं, अलग अलग PSUs के अंदर हैं और दूसरे अंडरटेकिंग जो है उनके अंदर हैं। भारत सरकार के अलग अलग विभागों में हैं जहाँ पे टेक्नोक्रेट एक से ब्रिलियंट है और जिसकी 30-35 साल की एक्सपीरियंस है और वो शायद बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट कर पाएंगे। बेसिकली ये बहाना है। सच्चाई है कि जो इनके अपने मिलने जुलने वाले लोग हैं या पूंजीपति लोग हैं, उन पूंजीपति लोगों के एजेंडे को जब सरकार के जब उसको लागू करना चाहते हैं तो ब्यूरोक्रेट्स अक्सर देखते हैं कि लॉ के हिसाब से मेंटेनेबल है, करना चाहिए, फाइल आगे बढ़ानी चाहिए, नहीं बढ़ानी चाहिए, तो उनको ये बाधा नजर आती है। इसलिए वो ऐसे ज्वाइंट सेक्रेटरी जो उनके अपने बंदे हों, उन बड़े बड़े पूंजीपतियों के अपने बंदों को यहाँ अलग अलग मंत्रालयों में फिट करना चाहते हैं ताकि उनके माध्यम से फाइल बनवा के वो अपने एजेंडे को सेट कर सकें। इरादा कुछ और है और इसका सीधा सीधा नुकसान देश का जो मेहनतकश समाज है, जो पिछड़ा समाज है, और अल्पसंख्यक समाज है, जो गरीब समाज है, उनका सबका हक अधिकार मारा जा रहा है। तो इसके खिलाफ पूरे समाज के लोग एकजुट होकर आज हमने तय किया है कि कल हम लोग इस पे प्रदर्शन करेंगे और मजबूती से अपनी बात को रखेंगे और केंद्र सरकार को हम प्रेशराइज करेंगे कि वो इसको तुरंत विड्रॉ करे। और दूसरी बात, जो इन्होंने प्राइवेटाइज किया, जो भारत सरकार के उपक्रमों को बेच रहे हैं, ये भारत सरकार के उपक्रमों को बेचना बंद करें। भारत में पहले लोग देखते थे कि जब बजट आता था तो लोग ये देखते थे कि भाई इनकम टैक्स की क्या वो बनाई गई है लिमिट, या ये देखते थे क्या सस्ता हुआ क्या महंगा हुआ। लेकिन इस बार अनफॉर्चुनेटली हम देख रहे हैं कि लगभग 2.25 लाख रुपया भारत सरकार के उपक्रमों को बेचकर कमाने का लक्ष्य इस केंद्र की सरकार ने रखा है, जो बहुत ही अनफॉर्चुनेट है। ऐसी सरकार देश को कभी नहीं मिली। ये सरकार पूरी तरीके से पूंजीपति की सरकार है। इसको देश के लोगों से कुछ लेना देना नहीं है, केवल अपने पूंजीपति मित्रों के काम को, उनके आइडिया को, उनके बिजनेस को प्रमोट करने की एक साजिश है। और मैं समझता हूँ देश के लोग इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे और हम लोग इसके खिलाफ मजबूती से आंदोलन करेंगे। और साथ में हम लोग प्राइवेट सेक्टर में भी रिजर्वेशन की मांग करते हैं, चूंकि भारत सरकार के बहुत सारे उपक्रमी ऑलरेडी बेच चुके हैं और जो बेचे गए वहां सब वो सारी वैकेंसी जो हमें मिला करती थी वो हमें मिलनी बंद हो गई है। तो एक तरीके से हमारे आगे बढ़ने का जो रास्ता डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने पढ़ाई शिक्षा के माध्यम से और रिजर्वेशन के माध्यम से जो हमें दिया था वो लगभग इन्होंने छीन लिया है। इसलिए हमें मजबूत होकर, एकजुट होकर इस लड़ाई को आगे बढ़ाना है और नॉन पॉलिटिकल, पूरी तरह सामाजिक तौर पर पूरा समाज एकजुट होकर इसके खिलाफ आंदोलन करेगा। और मैं चाहूंगा जो हमारे साथी बैठे डॉक्टर रतन लाल जी अपनी बात रखेंगे। शुक्रिया। जय भीम साथियों, कल मिशन जय भीम की ओर से कॉल है जंतर मंतर पर और हम लोग संविधान बचाओ संघर्ष समिति की ओर से हैं और कल के प्रोग्राम का पूरा समर्थन है और इसी सिलसिले में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है। बेसिकली हम लोग लगातार इस सरकार के खिलाफ संघर्ष करते रहे, आज से नहीं कई वर्षों से लगातार। अगर रोहित बोमुला के समय से देखें तो लगातार हम लोग इनके खिलाफ, क्योंकि ये इनका जो दर्शन है, जो फिलॉसफी है, वो फिलॉसफी बेचू है, ये बेचेंगे ही बेचेंगे। तो अभी राजेंद्र पाल गौतम जी ने कहा कि प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन का एक सवाल है, लेकिन 7 मार्च को
अनिल जैन साहब हैं, भारत बंद का भी कॉल है संविधान बचाओ संघर्ष समिति की ओर से। हम ये मान के चलते हैं कि लेटरल एंट्री का सवाल हो, किसानों का सवाल हो, प्राइवेटाइजेशन हो और तमाम जो घटनाएं घट रही है, चाहे सीए एनआरसी हो, एक ही दर्शन के विभिन्न पहलू हैं। तो इसलिए लगातार हम लोग किसानों को भी समर्थन कर रहे हैं और जो पूरा निजीकरण हो रहा है, सब कुछ बेचा जा रहा है, तो ये मुहिम अगर आगे बढ़ेगा तो हम लोग इस मूड में हैं कि जो बड़े बड़े उद्योग हैं, जो कंपनियां हैं, उसके राष्ट्रीयकरण का मसला जो है, ये मुद्दा समाज और देश के सामने आए, क्योंकि वो पैसा जो है उनका निजी पैसा नहीं है, समाज का ही पैसा है। और समाज, मेहनत कश किसान मजदूर, ये खून से कमाया हुआ पैसा है। और मोदी सरकार, भाजपा सरकार, ये तमाम सब चीज जो सार्वजनिक उपक्रम है उसको बेच कर और वे पूंजीपतियों को, अडानी अंबानी को जो है पूरा फायदा पहुंचा रही है। और किसान बिल देख लीजिए, तमाम तरह के घटनाक्रम देख लीजिए, एजुकेशन का प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। तो बेसिक सामाजिक और राजनीतिक संगठनों से कि आप अलग अलग करके मत देखिए। किसान भाई के साथ जो हो रहा है, कल SC/ST एक्ट में हुआ था, कल रोस्टर के सवाल पे हुआ था, CA NRC हो रहा है, तो इसको अलग अलग करके मत देखिए। एक ही फिलॉसफी का, एक ही दर्शन से आ रहा है और ये भाजपा की सरकार है। इसका दर्शन बंच ऑफ थॉट से आ रहा है, मनुस्मृति से आ रहा है। ये चंद पूंजीपति और चंद, पूरा सवर्ण नहीं, चंद सवर्णों की सरकार है, उसके हित में काम कर रही है। इसलिए डू और डाई का मसला है। अगर आज आप अपनी आवाज नहीं खोले, आज अगर प्रतिरोध नहीं किए, तो आने वाली नस्लें हमें कोसेंगी कि जब सब कुछ बेचा जा रहा था, जब संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही थी, जब फंडामेंटल राइट्स खत्म किए जा रहे थे, जब आरक्षण खत्म किए जा रहे थे, ईवीएम का भी मसला है, ईवीएम का भी मसला है। तमाम ये सारे एक ही जो दर्शन है उसी का अंग है। ईवीएम का भी हम लोग विरोध कर रहे हैं, लगातार इसके खिलाफ हम लोग बोले हैं। और ये पॉलिटिकल पार्टी से भी अपील करते हैं कि पॉलिटिकल पार्टी सिर्फ आप वोट लेकर सरकार चलाने के लिए, सरकार किसके लिए? लोगों की सरकार, लोगों के लिए, पूंजीपतियों के लिए। अब अगर खुलकर बोलिए, चाहे ईवीएम का मसला हो, निजीकरण का मसला हो, अगर आप नहीं बोलेंगे तो यहां अगर समाज नहीं बचेगा तो राजनीतिक दल भी नहीं बचेगा। यह विंडिक्टिव सरकार है। इसी सरकार में बड़े बड़े घोटाले हुए, बैंक के पैसे लेके भाग गए, विदेश में जाके खीरा चोरी के आरोप में जेल में लोग बंद है, हीरा चोरी करके सब विदेश में ऐश कर रहा है। तो इसलिए अब समाज को जगना पड़ेगा। और मैं एक लाइन कह के मैं अपनी बात खत्म करता हूं कि लोहिया कहते थे, और डॉक्टर अंबेडकर को पढ़िए, और आजकल नेता लोग से ट्वीट कर रहे हैं, तो ट्वीट करिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ट्वीट करने से लोकशाही नहीं बचेगी, आपको सड़क पर उतरना पड़ेगा। लोहिया कहा करते थे कि जब सड़कें सुनसान हो जाएंगी तो संसद आवारा हो जाएगा। डॉक्टर अंबेडकर बार बार, मैं यूट्यूब चैनल चला रहा हूं, उसमें बार बार वो एपिसोड्स आ रहे हैं, बार बार कह रहे हैं कि आपको अपनी कुर्बानी देनी होगी, अपने अधिकारों की रक्षा के लिए आपको लड़ना पड़ेगा। बगैर लड़े कोई भी जिंदा, अगर जीवंत समाज है तो लड़ेगा ही लड़ेगा, नहीं लड़ेंगे तो आपके हक हकूक और आप फिर जो है आजादी के पहले वाली जो स्थिति थी, फिर आपको मनुस्मृति और पेशवाई युग में ले जाने की तैयारी हो रही है। इसलिए तमाम साथियों से अपील है कि कल तो कम से कम आए ही जंतर मंतर पे, वहां हम लोग अपनी बात रखेंगे। और इसके अलावा जो 7 तारीख का कॉल है संविधान बचाओ संघर्ष समिति की ओर से, उसकी भी तैयारी की जाए। शुक्रिया। मैं चाहूंगा डॉक्टर SN गौतम साहब हैं, वो भी थोड़ा ठीक करें। साथियों, जय भीम। हम मिशन जय भीम द्वारा आयोजित 16 तारीख का जो प्रदर्शन है जंतर मंतर पर 10 बजे, मैं सभी लोगों से, जो भी मुझे सुन रहे हों और जो देख रहे हों, उनसे निवेदन करता हूं कि इस आंदोलन को सफल बनाने के लिए अपने संसाधनों से पहुंचने का प्रयत्न करिए। अभी जो घृणा का माहौल पूरे देश में पैदा किया जा रहा है, ये और भी बढ़ेगा। इसमें और भी लोगों के ऊपर अत्याचार किए जाएंगे। और इसमें सबसे ज्यादा जो मूक दर्शक आज की सत्ता में जो बैठे हुए, सबसे ज्यादा दुर्भाग्य का विषय है कि आज हमारा देश न्यायपालिका के ऐसे मानसिकता का शिकार हो रहा है जहां कमेरे वर्ग के लोगों के साथ न्याय नहीं मिल पा रहा। कल ही एक पूर्व चीफ जस्टिस, उन्होंने अपनी बहुत अच्छी तकरीर करते हुए उन्होंने कहा है कि न्याय अब कारपोरेट सेक्टर की धरोहर बन गया है और गरीबों को वो नहीं मिल पा रहा है, और वहां न्याय की उम्मीद करने की कोई उम्मीद नहीं करता है और लोग वहां जाना पसंद नहीं करते हैं। मैं उन्हीं न्यायाधीश से पूछना चाहता हूं कि न्याय का सत्यानाश तो आप ही करके गए हैं। जब आप पर महिला को प्रताड़ित करने का
दोष लगा तो आप ही उसके चेयरमैन बन के आप ही ने तो सत्यानाश किया न्याय व्यवस्था का। तो हम इस देश की न्याय व्यवस्था को पुनः सशक्त बनाने के लिए न्याय आयोग बनाने की मांग रखते हैं, और यही न्यायपालिका है जो ईवीएम को परमिशन नहीं रोक नहीं रही है, उसके वहां जाने पर हर तकरीर को वो निगलेक्ट करती है। ये वही न्यायपालिका है जो जज जोया का मर्डर होने पर उसके कोई जांच नहीं करवाती है। शेड्यूल कास्ट, ओबीसी, कमेरा वर्ग, किसान, इन सब लोगों को डर लगता है कि हम इन न्यायाधीशों के पास जाएंगे। ये वही न्यायाधीश हैं जिस व्यवस्था के तहत आज कॉर्पोरेट सेक्टर के लोगों को आईएएस ब्यूरोक्रेट बनाया जा रहा है। ये भी वही जज हैं, इनका कोई एग्जाम नहीं होता। ये सिफारिश से आए हुए वो लोग हैं जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जज बनते हैं, और उसके बाद ये अपनी वही मानसिकता, चाहे वो आरएसएस की मानसिकता समझ लीजिए, चाहे हिंदुत्व की मानसिकता समझ लीजिए, उससे इस देश को बर्बाद करने की जगह ले जाके पहुंचे हैं। आज अगर हमारा देश बर्बाद है, संविधान अगर असुरक्षित है, तो कार्यपालिका विधायिका से कम सबसे ज्यादा जिम्मेदार अगर कोई है वो हमारी न्यायपालिका है, जिसकी जिम्मेदारी थी कि वो न्यायपालिका के संविधान के साथ थोड़ी सी भी छेड़छाड़ होने पर उसे रोकता। लेकिन दुर्भाग्य, इस देश में जहां विश्व का सबसे अच्छा संविधान है, वहां की न्यायपालिका विश्व की सबसे बदनाम और बर्बाद न्यायपालिका है। इसको तत्काल दुरुस्त किया जाना चाहिए। दूसरे, किसान भाइयों के साथ में जो कुछ हो रहा है उससे हम पूरा देश दुखित है, गरीब, मजदूर, किसान सभी, इसलिए क्योंकि ये कमेरा वर्ग है। इस देश को बनाने में इस कमेरे वर्ग ने अपना खून पसीना बहाया है और कभी भी इस देश की विश्वसनीयता पर अपने आप को खरा उतारा है। लेकिन आज बॉर्डर से लेकर के जहां नौजवान सैनिक है वो भी इन गरीबों का ही बेटा है। किसान जो आज जिस हालत में है, इस किसान को सबसे ज्यादा सिखाया जाता है यहाँ पर उन शक्तियों द्वारा जो जातियों में बांट के लोगों में घृणा पैदा करती हैं। उन शक्तियों ने इतना ज्यादा इस देश में अपने आप को घुसा रखा है कि वो जाएंगे, जब ये आंदोलन और ज्यादा पीक पर जाएगा, जैसे ही हम लोगों का सबका एकजुट होना शुरू होगा, ये जातिवादी शक्तियां इसमें घुसेंगी और उसके बाद एक दो स्टेटमेंट, क्यों मीडिया इनके हाथ में है। तो हमें इसके लिए सबसे पहले तैयार होना चाहिए कि जो सोशल मीडिया है उस पर इस बात का सबसे पहले सबसे ज्यादा प्रचार करिए कि जो घृणा का माहौल पैदा किया जा रहा है, जाति के नाम पर कोई भी किसी भी व्यक्ति को, कोई भी जाति और धर्म के नाम का, चाहे भले ही अनुसूचित जाति का हो, और वो अनुसूचित जाति को जातिवादी विचारधारा के बीच में अगर बात कर रहा है, एक तो उसका प्रचारित न करें, अगर ऐसा कहीं हो भी गया है तो उसको कंडेम करें। और उसके बाद आज जो आरक्षण का 10% जो इकोनॉमिकल बैकवर्ड जनरल क्लास को दिया जाता था, आप उसमें उठा के देख लीजिए, उसमें भी छलावा है। छलावा किस बात का है? या तो उसमें ब्राह्मण आता है जो सबसे ज्यादा जातिवाद फैला करके कंडेम करता है दूसरों को, या फिर उसके बाद बनिया आता है। जो क्षत्रिय वर्ग है वो अभी भी शिक्षा के क्षेत्र में हमारी तरह ही पिछड़ा हुआ है, तो वो उस स्थिति में लड़ाई में नहीं आ रहा है। लेकिन एक ग्रुप बना दिया गया है जाति के नाम पर समाज को बांटने के लिए कि ठाकुर, ब्राह्मण, बनिया तीनों अपने इकट्ठे हो जाओ और गरीबों के ऊपर शोषण करो। ये गलत भावना है। आज गांव में ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य अगर वो गांव में रहते हैं, उनके बच्चे भी नहीं पढ़ पा रहे हैं, शिक्षा उनके लिए भी वही हो जाएगी दूषित। और जो लोग रिजर्वेशन को ये मान के चलते हैं कि रिजर्वेशन सिर्फ शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी और माइनॉरिटी के लिए, सबसे ज्यादा जो मिल रहा है वो जनरल क्लास के लोगों को मिल रहा है। इन लोगों को तो सबको दबा दिया गया है। और उस जनरल क्लास में, ये बात मैं बड़े ही ईमानदारी के साथ कह रहा हूं कि घृणा का माहौल पैदा करके ब्राह्मण और बनिया के सिवा और किसी को भी ये आरक्षण का फायदा ज्यादा नहीं मिल पा रहा है। इसीलिए एक तो जातिगत हमारी जनगणना होनी चाहिए। ये इस समय होने वाला समय है कि इसमें जातिगत जनगणना हो, जिससे मालूम पड़े कि ओबीसी के कितने लोग हैं। और शिक्षा पर सबसे ज्यादा दबाव हमें देना चाहिए कि शिक्षा का जो बजट है, शिक्षा का जो तरीका है, गरीब को बिल्कुल उससे दूर कर दिया गया है। और यही जो चाल है यही फैलाता है। सदियों से अगर हम गुलाम रहे, हम इस ब्राह्मणवादी मानसिकता से नहीं, हम ब्राह्मण के कारण गुलाम रहे। और आज भी ब्राह्मण कहीं भी आप चले जाइए, वो अपनी जातिवादी मानसिकता से अलग नहीं है। और उसकी जातिवादी मानसिकता के अलग न होने से समाज में घृणा फैलती है, हमारा देश कमजोर पड़ता है। और आज जब हम देखते हैं कि किसी भी गरीब के ऊपर शोषण हो रहा है, तो
फटाक से जाकर के वो एक आवाज दे देता है, ये कौन जात का आदमी किस जाति के व्यक्ति को पीट रहे, किस धर्म के व्यक्ति को पीट रहे। ये जो फैलाने वाली शक्ति है, इसके मुंह को कुचलना भी पड़ेगा, इसको दबाना भी पड़ेगा। अगर वो स्वयं स्वीकार कर लेता है और इसमें सुधार करता है तो ठीक, वरना आने वाले समय में हम कमेरे वर्ग को, श्रमिक वर्ग को, जिसमें किसान है, मजदूर है, इन सबको एकजुट होकर के, जाति को छोड़ करके व्यक्ति के विचार के ऊपर हम इस आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। और मैं आप लोगों से पुनः निवेदन करता हूं, ये आवाज हमारी है, दबाई जा सकती है, लेकिन अगर जनता इसके लिए जागरूक नहीं हुई, हमें राकेश टिकैत के उस आंसुओं को ध्यान रखना चाहिए। जिस तरह से बिलख के एक मजदूर का बेटा, किसान का बेटा बिलख के जब अपने आंसुओं को निकालता है, हम सदियों से प्रताड़ित इस अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग के गरीब लोग पिसते चले आ रहे हैं। कब तक? हमारे आंसू तो सूख चुके हैं, और इन आंसुओं को पुनः अगर शक्ति आपने देना है तो आइए, अपने साधन से, तन से, मन से, धन से इस सरकार को उखाड़ के फेंकने के लिए तैयार हुई, और किसानों के अधिकारों के साथ में, किसान के अधिकार सिर्फ किसान के नहीं है, उसके साथ जुड़े हुए मजदूर के हैं, गांव में बैठे हर उस व्यक्ति से हैं जो खेती के ऊपर निर्भर है। धन्यवाद साथियों, मैं पुनः आपका आह्वान करता हूं आप लोगों से कि आप कल के इस प्रदर्शन को, 16 तारीख के 10 बजे के प्रदर्शन को जंतर मंतर पर और भी ज्यादा सशक्त तौर पर प्रदर्शन में शामिल होने के लिए आइए, आपसे निवेदन है। जय हिंद। डॉक्टर जय हिंद। धन्यवाद गौतम जी। संविधान बचाओ संघर्ष समिति की तरफ से प्रोफेसर रतनलाल जी ने ऑलरेडी बता दिया कि कल जो होने वाला मिशन जय भीम का जो प्रदर्शन है लेटरल एंट्री के खिलाफ, हम उसको पूरा समर्थन करते हैं। और मैं गौतम जी को बधाई देना चाहूँगा कि इस चीज़ की खुशबुसाहट सभी लोगों के, जितने भी हमारे जागरूक साथी हैं, उनके मन में चल रही है। सोशल मीडिया पे भी हमने लिखना शुरू कर दिया, लेकिन सड़क पे निकल करके कोई अभी तक प्रदर्शन ऐसा नहीं हुआ जिससे सरकार के कान खड़े हों। और जैसा रतनलाल जी अक्सर कहते हैं कि लोहिया जी की जो कोटेशन कहते हैं कि जब सड़कें सुनसान हो जाती हैं तो संसद आवारा हो जाती है। ये सही बात है कि ये सरकार और संसद जो है ये आवारा हो चुकी है और इसको दोबारा से लाइन पर लाने की आवश्यकता है। 3 मुद्दे संविधान बचाओ संघर्ष समिति लेकर के चलती है आजकल। एक तो लेटरल एंट्री का मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण है। हमने एनसीबीसी वालों से भी बात की, उनको भी कहा है कि वो सरकार से बात करें और शायद उसमें कुछ डेवलपमेंट है। दूसरा जो निजीकरण का मुद्दा है, निजीकरण के द्वारा सामाजिक न्याय की जो नीति है, और वो नीति अचानक नहीं बनी। महात्मा ज्योतिबा फूले, बाबा साहब अम्बेडकर, लोहिया जी जैसे अनेकों, मतलब नाम नहीं ले सकते हम, लाखों लोगों का उसमें संघर्ष रहा, उनके साथियों का संघर्ष रहा। जैसे आज गौतम जी संघर्ष कर रहे हैं, उनके साथ सैकड़ों हजारों साथी हैं। पता नहीं कितने लोगों की कुर्बानी के बाद जो मार्जिनलाइजेशन, जो हमारा एक भारत का जो एक बड़ा समाज का हिस्सा हाशिए पे जिसको धकेल दिया गया, जो शोषणकारी जाति व्यवस्था थी उसके द्वारा, उसको करेक्ट करने के लिए, उसका इलाज करने के लिए संविधान बना और संविधान में समता की, सामाजिक न्याय की बात की गई। तो इतने लाखों करोड़ों कुर्बानियों के बाद और हजारों वर्षों के जुर्म सहने के बाद हमें एक ऐसा संविधान मिला जिसमें हमें थोड़ा न्याय मिलने की उम्मीद जगी। लेकिन एक अंग्रेजी में फ्रेज है कि डेथ बाय द 1000 कट। तो ये जो हुकूमत में जो लोग इस समय आ चुके हैं और जो अपनी चला रहे हैं, जो पुनः मनुवादी व्यवस्था लागू करना चाहते हैं, वो ये चाहते हैं कि सामाजिक न्याय के सिद्धांत का हम हत्या कर दें, और हत्या कर रहे हैं। लेकिन वो फरसे से या तलवार से एकदम गर्दन काट के हत्या नहीं कर रहे, वो एक एक कट मार के कर रहे हैं, जैसे ब्लेड से एक एक खून की नस को काट रहे हैं कि सामाजिक न्याय ब्लीड कर करके, थोड़ा थोड़ा ब्लीड करके, आपको पता भी नहीं लगेगा। कभी ऐसा होगा, कभी 13 पॉइंट रोस्टर आ जाएगा, कभी लेटरल एंट्री आ जाएगी, कभी निजीकरण हो जाएगा। डेथ बाय द 1000 कट ऑफ सोशल जस्टिस, ये उनकी पॉलिसी है। हमें बहुत सावधान रहने की जरूरत है और हम उसका पुरजोर विरोध करेंगे। एक बचपन में हम सबने गीत सुना था कि हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, इस देश के बच्चों इसे रखना संभाल के। तो जो कश्ती तूफान से हमारे बाबा साहब निकाल के लाए, ज्योतिबा फूले निकाल के लाए, लोहिया जी निकाल के लाए, माननीय काशीराम जी निकाल के लाए, उस कश्ती को अगर हम नहीं संभालते तो हम उनके कपूत साबित होंगे।
तो बेसिकली एक बार फिर से मैं गौतम जी को बधाई भी देना चाहूंगा कि उन्होंने इनिशिएटिव लिए, एक शुरुआत की एक सड़क के आंदोलन के लिए, प्रदर्शन की, और हमारा उसमें पूरा समर्थन रहेगा और आगे भी हम निजीकरण के खिलाफ। और जहां तक किसान के मुद्दे पे मैं एक छोटी सी बात कहना चाहता हूं। मैं खुद एक किसान जाति से आता हूं और जो सेंसिटाइजेशन का मूवमेंट चला अंग्रेजों के राज्य में, जब होती थी सेंसस, पूछते थे आपकी जाति क्या है और आप किस वर्ण से व्यवस्था करते बिलोंग करते हैं, तो सबको अपने आप को क्षत्रिय, कोई ब्राह्मण, को वैश्य जो बताता था, जो किसान की जातियों से था, जो शूद्र था। मनुस्मृति की जो परिभाषा है वो बिल्कुल साफ है कि जो व्यक्ति शारीरिक श्रम करता है, खेत में काम करता है, चाहे औजार बनाता है, चाहे दस्तकारी करता है, यानी शरीर से काम लेता है, वो शूद्र है। उनको इस बारे में कोई वहम नहीं है। लेकिन ये है कि हम बहुत सारे जो ओबीसी के लोग हैं अपने आप को क्षत्रिय कहते हैं या ब्राह्मण कहते हैं या वैश्य कहते हैं, लेकिन ये फैक्ट है। और शूद्र के पास उस समय जब वनवादी व्यवस्था थी, संपत्ति नहीं होती थी, वो किसी और के खेत में काम करता था, खेत का मालिक कोई और होता था। ठीक है। अब ये जो संविधान बना या पिछले 100-200 साल में अंग्रेजों का भी राज रहा, तो शूद्र को संपत्ति रखने का अधिकार मिलने लगा, थोड़ा बहुत सम्मान मिलने लगा और वो अपने खेत का मालिक होने लगा। तो जो किसानों के ऊपर जो ये नई नीतियां लाई जा रही हैं, वो शूद्र को दोबारा से शूद्र बनाने की और मनुवादी व्यवस्था की ही एक बड़ी चाल है, अगर उसको हम गहराई से समझें। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार फिर से गौतम जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आप इस मिशन को लेके चल रहे हैं। हम इसमें आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर के पूरा साथ देंगे। और जितने भी हमारे तमाम साथी हैं जो हमें सुन रहे हैं, उनसे भी मैं निवेदन करूंगा कि अब समय आ गया है। वो कहते हैं कि निकलो बाहर मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से। तो अब अपने घरों से निकलने का समय आ गया है। हमें घरों से निकल करके सड़क पे आना होगा और ये जंग लड़नी होगी। जो हमारे पूर्वज, हमारे बुजुर्ग हमारे लिए उपलब्धियां देके गए हैं, उसको हमने ना सिर्फ बचाना है बल्कि उसको आगे बढ़ाना है। तभी हम उनके सच्चे सपूत और उनके अनुयायी और उनके फॉलोअर साबित होंगे। धन्यवाद। जय हिंद। लक्ष्मण यादव। बहुत शुक्रिया। जय हिंद। आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं, इसकी योजना ये है कि आगामी 16 फरवरी यानी आने वाले कल एक बड़ा प्रदर्शन रखा गया है जंतर मंतर पर। और वो प्रदर्शन इस सवाल पर है, एक बृहत्तर सवाल पर है कि यह देश किसका है, किसके लिए इस देश में सरकारें चल रही हैं और नीतियां किनके लिए बनाई जा रही हैं। और उनमें से 3 मुद्दे जो चुने गए हैं, उसमें सबसे पहला मुद्दा लेटरल एंट्री का है, और जिसके बारे में विस्तार से हमारे पूर्व के वक्ताओं ने बताया कि पहले तो यह देश कौन चलाएगा, इसका मौका आपसे छीना गया। जिस शूद्र तबके की बात अभी अनिल जी कह रहे थे, शारीरिक श्रम करने वाले लोगों को, उनको इस देश को चलाने के तमाम सत्ता प्रतिष्ठान जो बनाए गए, उनसे बाहर रखा गया। और थोड़े से लोग इस देश में नीतियां बनाते थे, नियम कानून बनाते थे, और उससे वो इस पूरे देश और समाज को चला रहे होते थे। संविधान बनने के पहले का भारत बिल्कुल अलग था और संविधान बनने के बाद का भारत बिल्कुल अलग होना था। जिसे डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि अगर इसे लागू करने वाले लोग न्यायप्रिय न रहे तो यह संविधान कागजों का पुलिंदा मात्र रह जाएगा। 70 साल बाद हम उस दौर में हैं और उस भूमिका में हैं जहां फूले अम्बेडकर पेरियार की विरासत की वजह से हम इस भूमिका तक पहुंचे। इसलिए हमारी जिम्मेदारी है कि अगर हम कहीं प्रोफेसर बन के बैठे हैं, वकील हैं, जज हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं या अलग अलग राजनीतिक या सामाजिक भूमिकाओं को निभा रहे हैं, तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम मूल्यांकन करें कि 70 साल बाद क्या वाकई वो संविधान कागज का पुलिंदा मात्र बचा है या उन लोगों को भी इस समाज को चलाने में भूमिका मिलेगी जिनको संविधान के पहले सायास बाहर रखा गया। तो उसमें एक मुद्दा सामने आ रहा है, वो लिटरल एंट्री का है। हम लोग बचपन में सुनते थे कि देश कौन चलाता है, पीएम, सीएम और डीएम। यानी पीएम और सीएम राजनीतिक पद है और डीएम वो ब्यूरोक्रेसी है जो नेता को यह समझाने और बताने का काम करती कि दस्तावेज कैसे बनेंगे, देश कैसे चलेगा।
दर्शन नेता देता है और बाकी काम ब्यूरोक्रेसी करती है। वो ब्यूरोक्रेसी जिसमें मांग ये हो रही थी कि पहले रिजर्वेशन लागू किया गया बहुत देर में, और रिजर्वेशन लागू करने के बाद भी देखा गया कि जो सबसे ऊपर वाले पद हैं कैबिनेट सेक्रेटरी रैंक के, वहां तक लोग नहीं पहुंच पा रहे क्योंकि प्रमोशन नहीं हो पा रहा।